हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमारा जो चैप्टर 1 था मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। सभी मतलब जो चैप्टर के बीच में आते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे, और जो लास्ट में होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे। वैसे तो देखो बच्चे, जब हमने चैप्टर रीड किया, डेली जितना काम होता था उसके साथ हमारा एक इन टेक्स्ट वाला टॉपिक, मतलब इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ जाते थे, तो वो मैं साथ के साथ करवा भी देती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को होता है कि एक बारी फिर से मैम रिवाइज़ करवा दो, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा ये भी होता है, अभी आपके थोड़े दिनों में क्लास टेस्ट भी होंगे, जैसे मई में जितना काम हो गया, तो स्टार्टिंग से ही अगर कंप्लीट करके चलते हो चैप्टर्स को, नोटबुक्स को, फिर बाद में कोई बर्डन नहीं रहता आपके ऊपर कि मेरा ये चैप्टर है वो चैप्टर है, ठीक है। तो डेली जितना काम होता है उसको कंप्लीट करके चलना। तो इसके साथ है जो आपकी, अगर आप स्टडी को कंटिन्यू करके चलते हो ना, फिर लास्ट में कभी भी ये नहीं लगता कि मेरा पेंडिंग है, टेस्ट की तैयारी नहीं हुई, नोटबुक नहीं पूरी हुई, ठीक है बच्चे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जिन बच्चों ने पहले जो चैप्टर की वीडियो हैं 4 पार्ट में है, वो पार्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है। लास्ट पार्ट था कल हमारा चैप्टर रीडिंग का, एक्सप्लेनेशन का। तो पहले वो चैप्टर ज़रूर देखो बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही रट्टा मारोगे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में से ही हैं। आप लोग मेरे आंसर देने से पहले खुद ही आइडिया लगा पाओगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा, फिर मेरा आंसर सुन के आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कि मैम ने गलत बताया, मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऐसे होना चाहिए था, देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन टेक्स्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है। इनमें से मैटर बताना है। अब मैटर की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, वो मैं बार बार नहीं वो करूँगी, क्योंकि चैप्टर इतना एक्सप्लेन करने का फिर क्या फ़ायदा हुआ। उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जस्ट एक बार बता देती हूँ कि मैटर वो होते हैं जिनका कोई ना कोई मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि स्थान घेरते हैं, ठीक है, और उनका खुद का कोई ना कोई मास होता है, वॉल्यूम होते हैं। तो उसके बेस पे बताएंगे हम इनमें से कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। देखो हमें जो गिवन है, चेयर, चेयर हमारा मैटर है, ठीक है। एयर, एयर भी हमारा मैटर है, ओके। अच्छे से पढ़ा है ये कंसेप्ट हमने, एयर मैटर कैसे है, ठीक है। लव, लव क्या है, एक तरह से फीलिंग है ना, ये प्यार किसी को, मतलब ये है, किसी ने देखा है प्यार का इतना मास होता है, या प्यार इस जगह पे बैठा है उस जगह पे बैठा है, उसने इतनी जगह घेरी है, हैं? देखा हो किसी ने भी बता दो फिर, ठीक है, क्या अब तो मैंने ही ना देखा हो। तो लव हमारा मैटर नहीं होता। स्मेल, स्मेल हमारी मैटर होती है। अब ये मत बोलना कि मैम हमने स्मेल को देखा नहीं, देखा नहीं उसको, लेकिन वो जगह तो घेरती है ना, आपके तक आने के लिए उसने कोई ना कोई इंटरवीविंग मीडियम तो है ना बीच में वहाँ पे। तो स्मेल भी आपकी क्या है बच्चे, मैटर है, ठीक है। किचन में कुछ बनेगा तभी स्मेल आएगी, कुछ बनेगा ही नहीं तो कैसे आएगी। और वो जो बना है उसके जो पार्टिकल हैं एयर में एंटर हुए, एयर से आपकी नोज़ तक गए वो, तो वो पार्टिकल ने वहाँ बीच में कोई ना कोई जगह तो ली है आपकी नोज़ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। उसके बाद हेट, हेट भी एक तरह से हमारा वैसे हो गया ये, ठीक है। और सेकंड है, मतलब हेट भी आपका मैटर नहीं है, समझ गए ना। आलमंड्स मैटर हैं, थॉट भी आपका मैटर नहीं है, कोल्ड भी मैटर नहीं है, लेमन वाटर आपका मैटर है क्योंकि वॉल्यूम होता है ना। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी आपका मैटर है, ठीक है। तो जो स्मेल होती है ना बच्चे, ये मैटर में ही आती हैं। स्मेल तभी आएगी जब उसके पार्टिकल बाहर आएंगे, पार्टिकल बाहर आएंगे तो कोई ना कोई पार्टिकल को जगह भी चाहिए बाहर रहने के लिए, नहीं तो वो अंदर है ही थे परफ्यूम की बोतल के अंदर, तो बाहर वो जगह लेते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तभी हमारी नोज़ तक आते हैं, तभी हमें वो स्मेल है जो पता लगती है कि ये परफ्यूम की है, ये खाने की है, ये इस चीज़ की है, ठीक है। तो हमारी जो स्मेल है वो भी आपकी मैटर की कैटेगरी में आती है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे लव, हेट, थॉट, कोल्ड, सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल हैं जो मैटर नहीं हैं, बाकी सभी मैटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। ये बोल रहा है कि जो गर्मा गर्म खाना होता है उसकी खुशबू तो आपको काफ़ी दूर मीटर से, मतलब काफ़ी दूर से आ जाती है। बट टू गेट द स्मेल कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, लेकिन अगर खाना ठंडा हो गया है तो आपको किचन में जाके उसके पास ऐसे मुंह नीचे करके, नाक रख के
फिर आप देखते हो कि हाँ ये तो इस चीज़ की सब्ज़ी है, तब आपको पता चलता है कि आज तो आलू के पराठे बन रहे हैं, आज तो गोभी के पराठे बने हैं, है ना बच्चे। लेकिन अगर आपका खाना गर्म होता है उसका आपको दूर से ही पता लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? हॉट फूड मीनिंग क्या है कि वहाँ पे हमने उसको टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि हीट एनर्जी दे रखी है। टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी। सो व्हेन यू अप्लाई हीट, जब हम हीट अप्लाई करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल की इंक्रीज करती है, यानी कि मोशन में आ जाते हैं पार्टिकल मोशन में आएंगे, देन दे विल कम इन सराउंडिंग ऑल्सो, तो वो सराउंडिंग में भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पार्टिकल की मूवमेंट ज़्यादा है, दे आर फ्री टू मूव, सो they will present in surrounding also, and while we are several meter away or near, we can feel that smell, and that smell can reach to our nose, वो smell हमारी नाक तक पहुंच जाती है। because in कंसेप्ट, अगर हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं हॉट फूड के कंसेप्ट की, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है, सराउंडिंग में पार्टिकल होते हैं और वो हमारे नोज़ है जो उसमें एंटर करते हैं, और वहाँ से हमें क्या पता चलता है, हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल है हमारे तक पहुँच जाती है। ओके बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। जो डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं जो, वो पानी को कट करते हैं, तभी तो वो स्विमिंग करते हैं। आपने देखा है ना कैसे स्विमिंग करते हैं, और लड़कों को तो मोस्टली आती होगी। पानी में लेफ़्ट राइट दोनों साइड से हाथ को ऐसे करते हैं हम, राइट लेफ़्ट राइट को जैसे ऐसे राइट की तरफ पानी धकेलते हैं, और आगे आगे हम अपना रास्ता बनाते रहते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको दिखा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये पता लगेगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो आपका लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सॉलिड में पार्टिकल बहुत नियर होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत देनी पड़ती है हम। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंसेस पे होते हैं। तो वाटर हमारा लिक्विड है, और जब वो डाइवर क्या करेगा, स्विमिंग करेगा, तो उसने कट करना है वाटर को। कट करेगा मतलब क्या है कि वो एनर्जी अप्लाई कर रहा है, और वो अगर इतनी एनर्जी अप्लाई कर सकता है कि वो जो बॉन्ड है पार्टिकल्स का वो टूट जाए। बॉन्ड टूट जाए मतलब क्या है कि पार्टिकल फार अवे हो जाएं, फार अवे होंगे तभी वहाँ पे स्पेस आएगा और वो मूव करेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को कैसे बताना है कि एज वी नो वेरी वेल वाटर इज़ अ लिक्विड, ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड है, एंड वी नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव सम डिस्टेंस। अरेंजमेंट कैसे होती है पार्टिकल की, देयर हैव सम डिस्टेंसेज इन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंसेज होती है, एंड इफ़ डाइवर अप्लाई एनफ energy to break that force between the particles, then the diver will be able to cut through the water in a swimming pool, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी हमारी पार्टिकल्स अरेंजमेंट वाली, ठीक है बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने, क्या क्या होती हैं। तो ये मैंने जब लास्ट में करवाया तब भी बताया था कि यहाँ पे जो हेडिंग है ना, ये देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर्स के बीच में स्पेस होता है। ये 3-4 हेडिंग लेके इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना आपने, ठीक है। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अगर मैं अब फिर से वही एक्सप्लेन करने बैठ गई, मेरा तो वो टॉपिक जो मैंने पहले 20 मिनट की क्लास में करवाया था, आज फिर से वही 20 मिनट, तो फ़ायदा क्या हुआ बच्चे फर्स्ट क्लास लेने का, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो आज ऐसे ही बताऊंगी कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम चैप्टर नहीं कर रहे। हिंट आपको दे दिया, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल ऑफ मैटर की। फर्स्ट आपने बताना है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, एग्जाम्पल लेके डिफाइन कर देना है, ये नींबू पानी वाला कि हमने शुगर को उसमें ऐड किया था। फिर आपने बताना है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फिर आपने बताना है पार्टिकल ऑफ मैटर मूव्स कॉन्टीन्यूसली, आपने बता देना है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव एनफ एनर्जी टू मूव, ठीक है, एनर्जी होती है, मूव करते हैं, रिजिडिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट जो इन टेक्स्ट है इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लेट अस नाउ मूव फर्दर ऑन सेकंड इन टेक्स्ट। सेकंड में हमने ये मैटर की स्टेट की बात की थी, है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो क्वेश्चन देखते हैं हम इसके क्या क्या हैं हमारे। चलो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है
द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। डेंसिटी, इंक्रीजिंग डेंसिटी की अरेंजमेंट हमें यहाँ से करनी है। ठीक है बच्चे, तो पहले कंसेप्ट सुनो, यहाँ पे क्या लगेगा। हमारे पास 3 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। मतलब गैस की डेंसिटी आपकी सबसे कम होती है। रीज़न क्या है ऐसा होने का? क्योंकि जो गैस में पार्टिकल हैं वो दूर दूर होते हैं आपके। ठीक है, दूर दूर पार्टिकल होने की वजह से वहाँ पे जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ज़्यादा लेते हैं। जितना वो दूर दूर हैं उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे। और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, ठीक है, वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। इसीलिए जो गैसियस की डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। ठीक है बच्चे, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। चलो इस बेस पे अब इसको हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे गैसियस के एग्जांपल क्या है? एयर। तो सबसे पहले तो एयर ही आ जाएगा, सबसे कम एयर की है। फिर आपका ये आ जाएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, अब लिक्विड्स में देखो यहाँ पे, या फिर कोई सॉलिड ऐसा जो बिल्कुल वो हो, तो ये कॉटन आ जाएगा आपका। ठीक है, कॉटन के बाद लिक्विड आपका आ गया यहाँ से वाटर। वाटर के बाद आपका ये गाढ़ा लिक्विड में मतलब हनी, फिर आपका चोक, और फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे? आयरन। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ जो मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके डिफरेंस आपने बताने हैं 4-5 पॉइंट। जैसे आपने लिखना है कि जो सॉलिड है इनका मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, शेप होती है। लिक्विड में बताना है आपने कि इनका वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। गैस के केस में कैसे बताओगे आप लोग कि जो हमारी गैसेस होती हैं इनकी ना तो शेप फिक्स होती ना वॉल्यूम, जिसमें भी डालते हैं पूरे में फिलअप हो जाते हैं। ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी का बताना है, रिजिडिटी का बताना है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बता देनी है। तो ये क्वेश्चन तो ना मैंने अलग से शॉर्ट में भी करवा रखा है। ठीक है, साइंस सिंप्लीफाइड चैनल को जब आप ओपन करते हो, विजिट चैनल करते हो, वहाँ से होम, वीडियोज़, शॉर्ट, प्लेलिस्ट ऐसे ऑप्शन खुलते हैं ना, तो शॉर्ट में जाओगे तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से सिर्फ एक क्वेश्चन एक शॉर्ट में करवा रखा है आपको। 2 टेबल हैं जो इसकी बना के मैंने आपको वहाँ पे शो कर रखी हैं, तो इसके लिए आप शॉर्ट ज़रूर चेक करना बच्चे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है हमारे पास, रीज़न देने हैं हमने यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत आते हैं बच्चे। अच्छा, इसका एक बी पार्ट और है, सॉरी, सेकंड का। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी बताना आपने क्या होती है। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। एज वी नो वेरी वेल, सॉलिड हैव वेरी क्लोज अरेंजमेंट, force of attraction between the solid are very strong, so we can say that solid have higher rigidity। ठीक है, तो rigidity का मतलब क्या है कि वो कितना कठोर है, कितना हार्ड है, पार्टिकल उसमें कितना पास है। कंप्रेसिबिलिटी होता है उसको प्रेस करना। कंप्रेस आप किसको कर सकते हो सबसे ज़्यादा? जिसमें पार्टिकल सबसे दूर दूर होंगे। जैसे गैस होगी तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर हमारी सॉलिड की होती है। सॉलिड को तो कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है ना। एक वुड ब्लॉक है आपके पास, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नॉर्मल सी बात है, आप बैठे हो किसी रूम में, उसकी वॉल है, उसको कंप्रेस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बैलून है, गैस भरी है उसमें, उसको कंप्रेस कर लो, बड़ा आसान है करना उसको। ठीक है, उसके बाद है फ्लूइडिटी बतानी है। फ्लूइड हमारी एक लिक्विड की स्टेट होती है, उसको ही हम फ्लूइड बोल देते हैं, जिसमें हमारे पास पार्टिकल हैं जो थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी। उसके बाद है फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो क्या होता है? दैट विल फुल इन द कंटेनर, वो कंटेनर को फुल कर देगी। ठीक है, दैट विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर विद इन द वॉल, जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ वो पूरे स्पेस को फिल कर देती है। शेप बताना है आपने कि जैसे सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड को किसी उसमें डालते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है वो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, और फिर बताना है डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट है, जो जितना वो दूर दूर होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या है कि मोशन कितनी है, मूवमेंट कितनी है। मूवमेंट किसकी ज़्यादा होगी? मूवमेंट उसी की ज़्यादा होगी हमारे पास जहाँ पे हमारे पास क्या है? पार्टिकल्स है जो उनको स्पेस मिला है मूव करने के लिए। ठीक है, तभी मूव कर पाओगे ना जब स्पेस मिला आपको। बिना स्पेस के कैसे मूव कर पाओगे? बिना स्पेस के नहीं पॉसिबल। ठीक है बच्चे,
उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का कंसेप्ट अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस किया ही है, वही कॉन्सेप्ट बताना है आपने, ठीक है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एज वी नो वेरी वेल, सॉलिड हैव क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, सो सॉलिड हैव हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड देन गैसियस, ठीक है बच्चे। उसके बाद है जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे, थर्ड क्वेश्चन में ना यही सी चीज़ें हैं जो सेकंड के बी पार्ट में की हैं, एक बार फिर देख लो। चलो, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। क्या बताना है आपने कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो दूर दूर होते हैं और वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए उसको जिस उसमें फिल करते हैं कंटेनर में तो कम्प्लीटली उसको फिल कर देती है वो, ठीक है। कैसे लिखोगे इंग्लिश में? एज वी नो इन गैसियस स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सच अ वे दैट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। दे आर फ्री टू मूव इन द होल कंटेनर, वो फ्री होते हैं पूरे कंटेनर में मूव करने के लिए। दैट्स वाई अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो गैस है जो जिस वेसल में हम उसको रखते हैं उसको कम्प्लीटली क्या कर देती है बच्चे? फिल कर देती है। बी पार्ट है यहाँ से, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये तो करेगी ही, क्योंकि प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना ऑन द गिवन एरिया। अब जब गैस है जो कम्प्लीटली फिल हो गई वेसल में, देन इट विल हिट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज इट विल अप्लाइंग सम फोर्स देयर, ठीक है। हिट करने का मीनिंग क्या है कि गैस इज अप्लाइंग देयर सम फोर्स ऑन द गिवन एरिया। That's why we will say that gas exert pressure on the walls of the container. A wooden table should be called a solid. Why? Wooden table को क्यों बोलते हैं solid? As we know, wooden table, in wooden table में क्या होता है? Particles arrangement in such a way that the particles cannot move. पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर क्लोजली पैक, वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई वी विल से दैट वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन वुडन टेबल इज सेम एज लाइक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। वुडन टेबल में जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है जो आपकी सॉलिड में होती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। देखो ये बोल रहा है कि हमने अपना हाथ ही हिलाना है, हवा में हम आराम से हिला सकते हैं। हिला के देखो, सभी बैठे हो ना, बस अपना हाथ ऐसे मूव करके देखो, कर सकते हो ना इसको आराम से। लेकिन एक हैवी सा वुडन ब्लॉक ले लो, वुडन कह रहा, हाँ, उसको हिला सकते हो? ऐसे हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। उसके लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए भाई। क्यों चाहिए? क्योंकि जो आपका हाथ है एयर में आप हिलाते हो, एयर में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है? फार अवे, वो दूर दूर है ना, ठीक है। गैस है वहाँ पे, तो हमारे हाथ से तो हम इजीली उन पार्टिकल्स के जो बॉन्ड है उनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। हिलाने का मीनिंग क्या है कि वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ पार्टिकल इन द गैस एंड इट कैन बी इजली डन विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड because arrangement of particle is in such a way that we can apply enough energy to break their bond, ठीक है, to break their force of attraction. But in case of solid box के केस में क्या होता है? as we know arrangement of particle in solid is very close. अरेंजमेंट पार्टिकल की किस तरह से होती है? बहुत क्लोज होती है वो, ठीक है। और वो हैवी भी हो जाता है, सॉलिड क्या होता है? हैवी होता है। सो विद द help of an heavy object we cannot break the force of attraction of the particles of the gases, hence we need a karate expert। इसीलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, ऊपर 2 बार ही एक्सप्लेन कर लिया मैंने। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, कि आइस है जो हमारी वाटर पे फ्लोट करती है। फाइंड आउट वाई, तो आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका हमारे पास। तो इसका रीज़न क्या होता है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे जो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लिक्विड की डेंसिटी है जो सॉलिड से कम होती है, लेकिन फिर भी आपने देखा ही होगा बर्फ़ तैरती है पानी के ऊपर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है, देखो, कि पानी से ही बर्फ़ बनती है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। लिक्विड से ही सॉलिड बनता है। पहले एक बार एक्सप्लेनेशन हिंदी में सुन लो, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर इंग्लिश में बताती हूँ नोटबुक में कैसे लिखना है। तो क्या होता है हमारे पास कि जब वाटर से आइस बनती है
तो जो वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह से होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। वहाँ पे ना एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वो वैसे नहीं होती जैसे आपकी सॉलिड में अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। वहाँ पे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और वो स्पेस होने की वजह से ही उसकी जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होती है, और जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम रहती है, और यही रीज़न है आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। तो आपने कैसे लिखना है इसको, आप लिखोगे आइस इज़ फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। व्हेन आइस इज़ फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर देन अरेंजमेंट ऑफ आइस इज़ इन सच अ वे दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एंड दैट्स वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि वाटर। लिक्विड वहाँ पे आपने क्या लिया है, वाटर ले रखा है ना, सो आपने फिर बताना है कि दैट्स वाई, या फिर इट मे बी, मतलब क्या कंक्लूजन होगा यहाँ से कि हमारे पास आइस विल बी फ्लोट ऑन वाटर, आइस क्या करेगी, वाटर पे फ्लोट करेगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास कैन मैटर चेंज स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन आए थे आपके एक दो इन टेक्स्ट कर लिए ना। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान थे। एक तो कन्वर्जन वाला था, यहाँ पे सेल्सियस में करना है। केल्विन टू सेल्सियस चेंज कैसे करते हैं, व्हेन वी हैव टू चेंज, देखो केल्विन स्केल आपका एसआई स्केल था, फिर यहाँ पे हमने इसको सेल्सियस में चेंज करना सीखा था, ठीक है। इसके लिए भी एक शॉर्ट मैं आज अपलोड करूँगी चैनल पे इसके सॉल्यूशन की पिक्चर के साथ। कई बार स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता ना, तो वो मैं आपको ज़रूर अपलोड करके दिखाऊंगी, ठीक है बच्चे। ये सारे ही क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, बल्कि देख लेना आप लोग शॉर्ट ज़रूर। तो टेम्परेचर हम जब करते हैं तो 300 केल्विन है ये, ठीक है। तो आपने पहले डिफाइन करना है कि केल्विन इज़ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन वी चेंज केल्विन टू सेल्सियस देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम इट। उसमें से 273 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो 273 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। जब सेल्सियस से केल्विन बनाते हो फिर तो ऐड करते हो, सेल्सियस से केल्विन बनाया तो ऐड किया, कंफ्यूज नहीं होना। सेल्सियस का मीनिंग देखो, डिग्री सेल्सियस C है, केल्विन पे गई, केल्विन बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, थोड़ा याद करने का तरीका बता रही हूँ। C में C थर्ड लेटर है, थर्ड में कुछ ऐड करेंगे तभी तो K पे जाएंगे, है ना, सभी को पता है ना। ये तो K हमारा 11 है, 3 में जब हम 8 ऐड करेंगे तब हमारा 11 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में हम जब 273 ऐड करेंगे तब केल्विन बनेगा, ठीक है बच्चे। तो अब केल्विन से सेल्सियस बनाना है, K से C जाना है, ज़्यादा से कम जाना है तो माइनस होगा, तो 300 में से 273 माइनस कर देना है, ये आपका आ जाएगा आई थिंक 27, ठीक है। और फिर 573 में से करना है, कर लेना इसको सोल्व। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। बच्चे सभी को पता है 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के तो बाद में आता है, ठीक है, काउंटिंग तो आती है ना सभी को। और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की कौन सी स्टेट है, बॉइलिंग स्टेट, बॉयल होना शुरू हो जाता है हमारा इस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 250 तक तो पूरा बॉयल हो चुका होगा वो, और बॉयल होके क्या बनेगा, स्टीम यानी कि गैस। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो ए पार्ट है उसमें क्या होगा, हाँ यहाँ पे आपने बताना है कि एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बॉयल कम्प्लीटली, हैंस वेपर विल फॉर्म, देन इट विल बी गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट होगी बच्चे यहाँ पे, ये गैसियस स्टेट। डी में है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर है जो बॉयल होता है वो कम्प्लीटली बॉयल भी नहीं हो जाता, ठीक है, मतलब, और यानी कि हम ये बोल सकते हैं लिक्विड और गैसियस के बीच की स्टेट होती है। बीच की भी क्या बोल रहे हैं, फिजिकल स्टेट बतानी है तो आपने इसमें बोथ ही लिखना है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड गैसियस बोथ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन ना मैं पिछले वीडियोस में 2 से 3 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चे, और दोबारा मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो वीडियो देख लेना आप लोग। तब वहाँ क्वेश्चन इसीलिए करवाए थे कि डेली 2-4 करते हैं वो समझ भी आ जाते हैं। ये तो बस आज रिवाइजिंग क्लास है और मेनली हमने इसमें एंड टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है हमारे पास कि जो हम हीट अप्लाई करते हैं वो हीट हमारी यूज़ हो जाती है कहाँ पे, जो आइस है हमारी उसी हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखो ऊपर कंसेप्ट एक बारी मैं दिखा देती हूँ, आपने देखना है वहाँ से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो रीज़न हमने बताया भी था वहाँ, उसका बड़े अच्छे से किया था इस क्वेश्चन को तब हमने वहाँ पे, ये देखो
द हीट गेट्स, यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज तो हो जाती है, लेकिन कैसे होती है वो हीट यूज़ हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो हीट एनर्जी है जो आइस है जो अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हमारे टेम्परेचर में कोई भी राइज है जो वो वहाँ पे नहीं दिखाई देता। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। हमने दो तरीके के मेथड किए थे, एक तो टेम्परेचर से और एक प्रेशर से, वही मेथड आपने यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैसे बताना है, बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके या टेम्परेचर रिड्यूस करके वी कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है आपने। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करोगे, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन गैसियस द पार्टिकल विल कम क्लोजर टू ईच अदर, हैंस डिस्टेंस विल बी लेस, डिस्टेंस उनकी कम रह जाएगी पार्टिकल की। पहले मान लो जो डिस्टेंस हमारी 10 मीटर थी, अब वो 5 मीटर रह जाएगी। ठीक है, और जब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम होती है तो गैस से वो कौन सी स्टेट पे आएंगे, लिक्विड पे आएंगे, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वो लिक्विड बन जाएंगे। दोबारा फिर से प्रेशर अप्लाई करोगे, वो जो 5 मीटर की डिस्टेंस थी अब वो 0 मीटर रह जाएगी, पार्टिकल इतना क्लोज आ जाएंगे, और जो क्लोज अरेंजमेंट होती है वो कौन सी स्टेट में होती है हमारे पास, सॉलिड में। ठीक है, और या फिर टेम्परेचर रिड्यूस वाला देख लो। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपका बॉइलिंग वाटर था, गर्म पानी था आपका। ठीक है, वो गैस की फॉर्म थी, पहले स्टीम बन चुकी थी, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल पानी की उसमें आ जाएगा। ठीक है, हमारे जैसे कंडेंसेशन का भी होता है, वो वहाँ पे भी वाटर वेपर से वो मतलब वाटर बनते हैं ना, तो वहाँ पे वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए उसको फ्रीजिंग में रख दो तो फिर वो आइस बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। तो इस तरह से बताना इसमें आपने, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ नहीं अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक बार दोबारा सुन लो। ठीक है, तो फॉर लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज वी कैन अप्लाई प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन गैसेस its particle will come closer to each other, distance will be less now, and this type of arrangement can be seen in liquid. Hence we can see here, we can explain here that the given gas is converted into liquid now, and after that if we apply more pressure there on liquid then it will turn into solid. So we can say that, मतलब ये तो सिर्फ आपने लिक्विफाई का ही बताना था, सॉलिड तक तो मत लेके जाना उसको। ठीक है, पहली 3 लाइन ही लिख देना। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये तो क्वेश्चन कल ही डिस्कस किए थे। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, जो हमारा कूलर होता है, जो नॉर्मल कूलर आप घर पे यूज़ करते हो, आपने देखा है जब पूरी गर्मियाँ होती हैं तो बढ़िया ठंडक देता है, वो बढ़िया ठंडक देता है ना। तो क्या रीज़न होता है बच्चे इसका, जो कूलर होता है देखो उसकी जो इनर वॉल होती है उस पर लगातार पानी चलता है, जाली सी होती है ना, उसमें कुछ लकड़ी या गत्ते टाइप का होता है, और उन पे जो कूलर के अंदर पाइप होती हैं उससे लगातार पानी आता रहता है। अगर बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी होने का मतलब क्या है कि जो अंदर गर्म पानी, हमारा जो पानी था वो इवेपोरेट हो जाए, होकर उड़ता रहेगा। इवेपोरेट होकर अगर गर्म जो एनवायरनमेंट की गर्मी है इवेपोरेशन से बाहर निकल रही है तो कूलर के अंदर क्या है, कूलिंग रहेगी। तो कूलिंग रहेगी यानी कि जब फ़ैन चलेगा उसका अंदर कूलिंग होगी, जब कूलर का वो फ़ैन चलेगा तो हमें क्या होगा, वहाँ पे जो कूलर है वो कूल करेगा। ठीक है, कैसे लिखोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ये देख लो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से। डेजर्ट कूलर कॉजेज कूलिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, व्हेन डेजर्ट कूलर वर्क करता है, इट्स इनर वॉल आर कॉन्स्टेंटली स्प्रिंकल्ड विद वाटर, और हॉट ड्राई कंडीशन है तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा जिससे कूलिंग हो जाएगी, तो रूम के अंदर कूल एयर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर देखो हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी है जो इस टाइम पे बहुत लो होती है। जब हॉट ड्राई डे होते हैं ना, ज़्यादा गर्मियों वाले दिन होते हैं, तो इन टाइम पे ह्यूमिडिटी कम होती है तो कूलर अच्छे से वर्क करता है। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी है जो टेम्परेचर में हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर इवेपोरेशन नहीं होगी क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी है वहाँ पे। ठीक है, तब वो डेजर्ट कूलर है जो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। आप सभी ने देखा होगा जब अगस्त के दिन आ जाते हैं ना, उस टाइम घर पे ये बोलते हैं कूलर में पानी मत डालो।
ठीक है, क्योंकि वो जो हवा होती है उसकी नॉर्मली ठीक होती है। पानी डालने से क्या होता है, वो पानी की बूंदें हैं जो पूरे जो कमरे होता है उसमें उमस कर देती हैं, वो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा कर देती हैं वो, जिससे हमें और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लेना आप लोग सभी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज़ द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि जो मटका होता है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हम जब मटके में पानी रखते हैं, सभी ने देखा होगा वो पानी बड़ा ठंडा होता है और वो टेस्टी भी होता है। मतलब मुझे तो लगता है टेस्टी, आप लोग कमेंट करके बताना आपको भी मटके का पानी मतलब टेस्टी लगता है, अलग ही टेस्ट आता है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल मिट्टी से बना होता है, वो मिट्टी की खुशबू ही अलग होती है। ठीक है, तो देखो बच्चे इसका रीज़न क्या होता है, जो अर्थन पॉट होता है, जो मटका होता है सॉइल से जो बना होता है, उसके अंदर हमारे पास पोरस होते हैं। वो जब उस मटके में पानी डाला जाता है, उन पोरस से कॉन्टिन्यूसली वाटर मूव करता है। वाटर इनसाइड द पोरस मूव करके आउटसाइड इवेपोरेट होके बाहर निकल जाता है। आउटसाइड इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होने का मतलब क्या है, अंदर कूलिंग होगी। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, दैट्स वाई द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है बच्चे, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। एज वी नो वेरी वेल, अर्थन पॉट इज मेड अप बाय सॉयल एंड देयर आर नंबर ऑफ पोर्स इन द अर्थन पॉट एंड वाटर इज continuously moving in that porous because water is liquid state of matter and there is space to move in liquid and the particle from the porous evaporate in the summer and that's why there will be cooling inside the earthen pot, hence water kept in an earthen pot or मटका become cool during summer। ओके बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपनी हथेली पे ना ये एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम रखते हैं तो हमारी हथेली ठंडा क्यों होती है। तो इसका बस छोटा सा ही रीज़न है, जो ये एग्जाम्पल बता रखे हैं ना उसने एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम के, ये होते हैं हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई व्हेन वी पुट दिस ऑन आवर पाम देन it will evaporate easily in the environment and after evaporation our palm feel cold। next है, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। एक तो आपका कप होता है, उसमें आप चाय पीते हो, उसमें तो आपको जो मतलब गर्म लगती है, जल्दी नहीं पी जाती। ठीक है, और एक सोसर होता है। सोसर का मीनिंग क्या है, बस चौड़ा बर्तन होता है, कप से थोड़ा सा चौड़ा हो गया। जैसे एक तो प्लेट होती है, सीधी होती है, उसके किनारे थोड़ा सा मोड़ दो इस टाइप से। जैसे बाउल होती हैं, बस बाउल लगा लो एक टाइप से, तो बाउल में जल्दी ठंडी हो जाती है और उसमें क्यों नहीं होती। तो इवेपोरेशन के इफ़ेक्ट पढ़े थे आपने, याद है आपको, वो ऊपर कंसेप्ट किया था हमने। ये देखो, जब वेपोरेशन का टॉपिक किया, फैक्टर पढ़े थे ना, और उसमें फर्स्ट ही था सरफेस एरिया का। क्लोथ्स का एग्जाम्पल किया था हमने कि क्लोथ्स को हम अच्छी तरह से स्प्रेड करते हैं। वो आपकी टी है जो, वो भी तो स्प्रेड होगी अब यहाँ पे। ठीक है, सरफेस एरिया उसको ज़्यादा मिल गया। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका सरफेस एरिया वाले आएगा। एज वी नो वेरी वेल, इन द सोशर द सरफेस एरिया विल बी मोर एज कम्पेयर टू कप, दैट्स वाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर from a saucer rather than a cup because after increasing surface area the rate of evaporation will increase and it will cool in the saucer more easily as compared to cup। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। समर में हमें किस टाइप के क्लॉथ्स डालने चाहिए बच्चे गर्मियों में। तो वो हाँ, ये देखो ब्लैक हेडिंग में लिखा भी है, वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर, क्योंकि समर में हमारे पास क्या होता है, जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, वो कूल रखने वाला होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, और कॉटन हमारी क्या है, गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, विच हेल्प इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट to atmosphere for easily evaporation and after evaporation there will be cooling inside our body। ठीक है, that's why we should wear cotton clothes in the summer। तो यहाँ से बच्चे हमारे इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एन टेक्स्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा,
कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। चलो ये मैं आपको शॉर्ट में ही करवाऊँगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको शॉर्ट में करवाऊँगी, शॉर्ट बना दूँगी मैं इसके लिए। तो आप चैनल को विजिट कर लेना, आज ही डाल देंगे वो शॉर्ट भी, क्योंकि ये मैं सब्ट्रैक्ट एडिशन बताती हूँ, आप कन्फ्यूज़ होते हो तो वहाँ पर देख लेना। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ए पार्ट है यहाँ पे, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये हमने तो एक्सपेरिमेंट भी किया है भाई, बड़ा अच्छा होता है ये। नेफ्थलीन जो बॉल्स होती हैं ये भी एक तरह से वोलेटाइल होती हैं हमारे पास, और जो वोलेटाइल होती हैं इनमें इवेपोरेशन का जो रेट होता है फास्ट होता है, ठीक है बच्चे। तो सॉलिड जो रेजिड्यू होता है वो पीछे क्यों नहीं बचता बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि जो नेफ्थलीन बॉल होती हैं हमारे पास वहाँ पे क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, नेफ्थलीन बॉल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। चैप्टर में हमने सब्लिमेशन का कंसेप्ट पढ़ा है ना। हमारा जो सॉलिड वो होता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट आ जाती है वहाँ से, ठीक है। पीछे कोई रेजिड्यू भी नहीं बचता वहाँ पे, ठीक है, लिक्विड नहीं दिखाई देता। तो ये बताना आपने, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। It is because naphthalene balls is volatile organic compound, and when we apply heat, or you can say when we increase temperature, that there will be sublimation, and that will directly convert into gaseous state without leaving any solid residue. Okay. B part है हमारे पास, we can get the smell of perfume sitting several meter away. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, वो हॉट सिजलिंग फूड वाला जो क्वेश्चन है सेम लिखना है, ठीक है। जो परफ्यूम होता है वैसे तो देखो वो लिक्विड फॉर्म में होता है बोतल के अंदर, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वहाँ से इवेपोरेशन होती है, गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है वो, और जो स्मेल है वो हमारे तक पहुँच जाती है। बिकॉज द पार्टिकल ऑफ परफ्यूम्स comes in the contact of air, and that smell will enter in our, that particle will enter in our nose, and that's why smell of perfume sitting several meters away, we can get the smell of perfume sitting several meter away. बड़े दूर से पता चल जाता है ना, कोई पास से निकलता है उसने परफ्यूम लगा रखा है, वो भी आप लोग बता देते हो कि ये परफ्यूम लगा रखा है ना, कईयों को तो इतना एक्सपीरियंस होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे बताना है बच्चे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सॉलिड इसके मैटर्स के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है जो आपको पता है ना, जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल हैं बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, और गैसियस में हमारे पास और भी ज़्यादा गैप होता है। तो बस देख लो कौन सा क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड है, शुगर क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये तो पता है सभी को। चलो अब इनको अरेंज करते हैं। उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड में, ठीक है। तो आपका शुगर आएगा सबसे पीछे, उसके बाद होती हैं लिक्विड में, फिर आएगा वाटर आपका इधर बीच में, और सबसे कम होते हैं ऑक्सीजन में, मतलब गैस में। तो आपका कैसे अरेंज होगा ये, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे कम है जिसमें, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है। ओके बच्चे। फिफ्थ है हमारे पास, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, उसने वाटर की ना फिजिकल स्टेट पूछी है आपको यहाँ पे। ए पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अब जो हमारे पास फ्रीजिंग होती है वो तो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, या फिर मेल्टिंग बोल दो, फ्रीजिंग बोल दो। आइस से वाटर बनता है, मेल्टिंग होती है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर टू आइस वो भी आपके 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो नॉर्मल वाटर की ही स्टेट होगी। तो फिजिकल स्टेट क्या होगी वहाँ पे, फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, उसको फिजिकल स्टेट बोलते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर की स्टेट क्या होगी, लिक्विड। आप बी पार्ट में पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे अब कैसे बताओगे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आपने क्या बताना है, एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी बोथ स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है बच्चे। तो यहाँ दोनों स्टेट होंगी आपकी। सी पार्ट में है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आप सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब कि वो बॉयल हो जाएगा, साथ में वहाँ पे वेपर भी बनना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी बहुत गैस भी, लेकिन वो ये भी नहीं है कि कम्प्लीटली गैस बन गई, वो 100 प्लस पे जाके होता है। जैसे ऊपर अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना 250 डिग्री सेल्सियस,
तो 100 डिग्री सेल्सियस हमारा आपने बताना है 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड गैसियस स्टेट विल स्टार्ट टू फॉर्म एट दिस temperature. So here will be liquid and gaseous, both state of water will exist. ठीक है बच्चे। उसके बाद 6th क्वेश्चन है गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। 2 रीज़न बताने हैं आपने। देखो यहाँ पे वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। वाटर है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मतलब गिलास में आपने पानी रखा, आपने वहाँ कोई एसी नहीं ऑन कर रखी, चाहे एसी ऑन भी कर लो वैसे, ठीक है, वो फ्रीजिंग वाली होती है, या फिर आपने वहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं अप्लाई कर रखा, जो नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर है वो है, तो वाटर वहाँ पे वाटर ही रहेगा ना, आइस तो नहीं बनेगी, यानी कि सॉलिड तो नहीं बनेगा, या फिर वो वेपर बन के उड़ जाएगा, गैस तो नहीं बनेगा वहाँ से, ठीक है, नहीं बनेगा। तो क्या रीज़न है इसका कि वाटर है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही है, तो इसका रीज़न आपने क्या बताना है। एज वी नो वाटर इज़ लिक्विड एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड इज़, किस तरह की अरेंजमेंट है, देयर इज़ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल आर फ्री टू मूव, पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री होते हैं, एंड एट रूम टेम्परेचर एनफ एनर्जी इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू ब्रेक दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट एनफ प्रेशर इज़ नॉट अप्लाइंग देयर टू, किसके लिए, क्या बोलोगे फिर वहाँ से, उसको बोलोगे पार्टिकल्स को क्लोज लाने के लिए भी, ठीक है। तो दैट्स वाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। बस आपने यही बताना है कि वहाँ पे एनफ एनर्जी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट्स वाई वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सेम रीज़न बताना है। आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि देखो जो सॉलिड होते हैं पार्टिकल की अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा क्लोज है, और पार्टिकल की इस क्लोज अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और आयरन का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इतना इजी नहीं होता उसको मेल्ट करना, ठीक है। तो आपने यही रीज़न बताना है कि एज वी नो वेरी वेल आयरन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एट रूम टेम्परेचर दिस एनर्जी इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम इतनी एनर्जी प्रोवाइडेड नहीं कर सकते, दैट्स वाई आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा है जो आपकी सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। 7th क्वेश्चन है आपके पास वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि आइस को अगर आप 273 केल्विन पे लेते हो तो उसकी जो कूलिंग होती है मोर इफेक्टिव होती है जब हम वाटर को सेम टेम्परेचर पर लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखो जो 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होती है हमारी आइस की, वो कितनी होती है, 334 किलो जूल पर केजी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे रिटन फॉर्मेट में आपको दिखाया ताकि आप लोग ना भूलो, और थोड़ा सा आपको लिखना भी आ जाता है अगर रिटन फॉर्मेट में आपको दिखाओ। तो जो आइस होती है हमारी 273 केल्विन पे, वो मोर इफेक्टिव होती है, ठीक है, कूलिंग करने में एक सब्सटेंस को, जबकि जो वाटर होता है सेम टेम्परेचर पे, वो हमें क्या होता है, इसको ना जो ये अगर हमने तोड़ना है, जो फ्यूज़न होती है उसकी सॉलिड से हमने अगर लिक्विड बनाना है, तो आइस है जो 273 पे हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जो लेटेंट हीट होती है मीडियम से वहाँ पे। तो जो कूलिंग इफेक्ट है हमारा आइस का वो ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि जो वाटर होता है इस एक्स्ट्रा हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता मीडियम से, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट की लाइन्स हैं उसको ध्यान से देखो, जब हमने फ्यूज़न करनी है, फ्यूज़न आपकी क्या था, सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि आइस टू वाटर, ठीक है। फ्यूज़न को जब ओवरकम करना है यानी कि मेल्टिंग को, तो जो आइस होती है आपके 273 केल्विन पे, वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। हीट एनर्जी किस फॉर्म में हमने डिफाइन की थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की फॉर्म में। तो जो कूलिंग इफेक्ट होता है आइस का वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वाटर से सेम टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है उसने वो एक्स्ट्रा हीट अब्जॉर्ब नहीं की थी मीडियम से, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट प्रोडक्ट मोस्ट अवर्स बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये बोल रहा है कि
वट प्रोड्यूसेस है ये, वट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम, कि किसके वजह से ज़्यादा जलन आपको होती है। एक तो आपको बॉइलिंग वाटर लग गया, उबला हुआ पानी, और एक आपको स्टीम लग गई यानी कि भाप। तो पहले तो ये समझो सिचुएशन क्या होती है। बॉइलिंग वाटर तो चलो पता ही है सभी को, उबला हुआ पानी तो मतलब टच भी हो जाता है, कई बार गलती से ऊपर नीचे गिर भी जाते हैं। लेकिन जो स्टीम का कंसेप्ट है वो गर्ल्स अच्छे से समझ सकती हैं। कई बार हम जब चपाती बनाते हैं ना, चपाती को आप जब सेकते हो गैस पे, उसमें थोड़ा सा होल हो जाता है, और उस होल से वो स्टीम है जो एकदम हमारे हैंड पे, हमारी हथेली पे, हमारी आर्म पे वो लगती है, और वो जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। आई एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग। मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है भाई, ठीक है। एकदम से मतलब उस टाइम पे तो ये हो जाता है इसको छोड़ दो बस यहीं के यहीं, ठीक है। वो बात अलग है कि चलो थोड़ी देर में वहाँ ठीक हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, कुछ अप्लाई करके वहाँ पे कोल्ड वो, ठीक है बच्चे। लेकिन जो स्टीम की जो बर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखो हमारे पास वाटर है, वाटर से पहले हम उसको बॉयल करते हैं। सिंपल वाटर था, वाटर को पहले आपने बॉयल किया, बॉइलिंग होने के बाद वो बॉइलिंग वाटर बन गया, उसके बाद क्या बनता है, वेपर, जिसको हम बोलते हैं फिर वो स्टीम बन गई, भाप बन गई। तो स्टीम है जो बॉइलिंग के बाद की स्टेट है ना, ठीक है। जब स्टीम आपको लगती है ना, सबसे पहले वो लगने के बाद बॉइलिंग वाटर की फॉर्म में आती है, और फिर वो नॉर्मल होता है, उसकी जो मतलब स्टेट होती है, और बॉइलिंग वाटर है फिर वो नॉर्मल होता है। तो बॉइलिंग वाटर से तो नॉर्मल होना एक स्टेप में जाना, और स्टीम आपको लगी, पहले वो बॉइलिंग वाटर की फॉर्म में जाएगा और वो फिर नॉर्मल होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो इसको देखते हैं रिटन फॉर्म में, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखो बच्चे, जो पार्टिकल होते हैं स्टीम में यानी कि जो वाटर वेपर हैं, वो कब बनते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है वाटर से सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि जो पार्टिकल हैं स्टीम के, उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो अब्जॉर्ब की है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। तो जब वो स्टीम पहले कूल डाउन होती है, तो पहले स्टीम कंडेंसेशन होती है to water on skin, and then water tends to cool down to the temperature of the skin, since steam gives out much more heat than boiling water। तो boiling water के कंपैरिजन में जो स्टीम होती है वो ज़्यादा हीट देती है, इट causes more severe burn, इसकी वजह से हमें ज़्यादा जलन है जो वो महसूस होती है। होप सो आपको समझ आया होगा और कैसे लिखना है, इसीलिए मैंने ये आपको रिटन फॉर्म में भी दे दिया है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से नेम लिखना है। यहाँ आपने डायग्राम में ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम टू चेंज इट्स स्टेट। तो हमने जब चैप्टर किया तो चैप्टर में लास्ट डायग्राम आपका यही था। उसने क्या पूछ रखा है, सॉलिड टू लिक्विड गए हो, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग हुई है। लिक्विड टू गैस गए हो तो क्या हुआ है, वो बॉइलिंग हुई है। फिर गैस टू लिक्विड गए हो, लिक्विफाई हुआ है वो। लिक्विड टू सॉलिड गए हो, सॉलिडिफिकेशन हुई है। तो ये जो इसने बॉक्सेस बना रखे हैं ABCD, ये EF, ठीक है। तो ऊपर देखो वो बता रहा है कि इधर गए हैं इंक्रीज हीट हुई है, इधर गए हैं डिक्रीज प्रेशर हुआ है, और नीचे डिक्रीज हीट और इंक्रीज प्रेशर का कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो ये स्टेज हैं, ये हमारी वही हैं जो लास्ट में हमने टॉपिक किया था। एक बारी मैं आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी फिर आपको नहीं समझ आता कि वो कहाँ से था। सॉरी बच्चे, एक मिनट, यहाँ देखो है नहीं था क्या, मुझे तो लग रहा है डायग्राम किया था हमने वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट का। ये रहा देखो, सॉलिड टू लिक्विड गए हो फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस गए हो वेपराइजेशन, गैस टू सॉलिड गए हो वहाँ पे डिपोजिशन। अगर वहाँ पे एरो आ जाता सॉलिड से गैस की साइड, सब्लिमेशन बताना था। लिक्विड से सॉलिड की तरफ सॉलिडिफिकेशन बताना था। गैस टू सॉलिड तो डिपोजिशन होता है, सॉरी शायद मैं वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन बोल गई, ठीक है। और गैस टू लिक्विड अगर बात करते हैं हम, तो वो आपका क्या होता है बच्चे, कंडेंसेशन होता है। तो वही उसमें पूछा था आपका, ठीक है। इसी तरह से आपने बताना है वहाँ पे। और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, इसको भी चलो मैं एक शॉर्ट में डाल दूँगी जो इसके आंसर आएंगे। तो आज मैं 2 शॉर्ट डालूँगी आपकी। एक तो आपकी रहेगी जो ये कन्वर्जन वाली है, सेल्सियस केल्विन वाली, इसको मैं ट्राई करूँगी अपनी उसमें मतलब एक्सप्लेन करने के साथ में। और एक आपकी ये शॉर्ट डालूँगी मैं ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो ना फिर ऐसे भी दिक्कत हो जाती है कि मैम हमें लिखना नहीं आया। बच्चे मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं होता कि मैं आपको क्वेश्चंस की क्रैमिंग करवाऊँ, मेरा मोटिव यहाँ पे होता है कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ,
ठीक है। चैनल बहुत हैं, मैं ये नहीं कहती आप यहीं से पढ़ो यहीं से करो। और दूसरी बात, आपके पास गाइड बहुत हैं। क्वेश्चन आपने छापना है, आप उसमें से एज इट इज़ छापोगे, मुझे पता है कोई भी नहीं बच्चा ऐसे करता कि सुन के लिखा है। हार्डली 10% बच्चे होंगे, और वो जो 10% बच्चे होते हैं वही 90+ वाले होते हैं। मैं इतना भी बता देती हूँ, चाहे अभी नोट कर लो। जो बच्चे ना क्वेश्चन सुन के और उसको अपने से लिख रहे हैं, चाहे क्वेश्चन में इंग्लिश थोड़ी बहुत गलत लिखी जाए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साइंस है, इंग्लिश ग्रामर नहीं है आपकी। बात ये है कि टीचर को आपका कंसेप्ट समझ आना चाहिए। जिस दिन आपको साइंस में कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो इंग्लिश की तो टाइम फिश है, ठीक है। वो कोई बात नहीं होती है वहाँ पे कि हाँ आपने यहाँ पे दिस लगाना था, वो दैट क्यों लगा दिया। थोड़ा बहुत है कि चलो मीनिंग समझ आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में आप लोग साइंस का कंसेप्ट है जो उसको ही एक साइड कर रहे हो, ठीक है बच्चे। तो कॉन्सेप्ट पे काम करना है, फ़ायदे में रहोगे। अगर अभी करोगे, अभी से रट्टे मारोगे तो सारी उम्र रट्टे ही मारोगे। 9th क्लास एक ऐसी स्टेज होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है जो हमारा, वो काफ़ी डेवलप हो जाता है 8th से जब हम 9th में आते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि 9th का सेम सिलेबस 11th में रिपीट होता है। ऐसे ही है 11th 12th, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यही 9th 10th आपकी, ठीक है बच्चे। तो चलो आज की क्लास थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि इसमें हमने इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ना, फिर ये भी तो ज़रूरी था करना। आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लेना, क्लास टेस्ट है तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास हो गए। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है बच्चे, कमेंट कर देना। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है वो भी बताना है, कोई गलती लगी है तो वो भी बताना है, ठीक है। गलती को भी इम्प्रूव करेंगे, वो भी जैसा आपका होगे फिर वो भी ज़रूरी है ना चीज़ें। अच्छा, आप साथ में अपने स्कूल का मुझे नेम भी बताना, लोकेशन भी बताना आप लोग अपने, ठीक है बच्चे, ज़रूर करना ये। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की कोई इमेज चाहिए है तो आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप पे चैनल है हमारा साइंस सिंप्लीफाइड बाय दीपिका, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि मैम मुझे इस क्वेश्चन की पिक चाहिए, तो मैं वहाँ पे साइंस सिंप्लीफाइड बाय दीपिका वाले व्हाट्सएप चैनल पे वो इमेज डाल दूँगी, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू अगेन।